नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे में देश और दुनिया से जुड़ी सारी की सारी खबरें आपके बीच रखने की होगी हमारी कोशिश। और इस बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी खबर से करेंगे जो कि हमने आपको पहले बताई थी, संकेत दिए थे, उसके ठीक बाद उस खबर पर मोहर भी लगती हुई देखने को मिली है। एसी ट्रेन्स की अगर बात करें, उसके फेयर्स यानी कि किराए जो हैं उसमें रिडक्शन यानी कटौती की खबर आती हुई इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें, रेल यात्रियों के लिए बेहद जरूरी खबर है ये। रेल मंत्रालय ने एसी सीटिंग वाली सभी ट्रेनों का किराया कम कर दिया है। जी हां, रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन का भी किराया घटा दिया है। ईटी नाउ स्वदेश पर इसकी जानकारी पहले ही आपको दे दी गई थी और अब रेलवे बोर्ड का फैसला भी इस पर आ गया है। इस पर सारी की सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इस खबर की संभावना हमने आप तक पहुंचाई थी और इस वक्त ये खबर जो है इस पर मोहर लगती हुई दिखी है। तो ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर लगी है एक बार फिर से मोहर। रेल मंत्रालय एसी चेयर वाली सभी ट्रेन के किराए घटा रही हैं। ट्रेन फेयर्स पर रिडक्शन की खबर इस वक्त मिलती हुई। चलिए, ये बड़ी खबर है और कंज्यूमर्स के हित की खबर है और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी समीर दीक्षित अब हमारे साथ जुड़ गए। समीर, सबसे पहले तो आपको ढेरों बधाई। आपने फैसले से पहले दर्शकों को इसकी जानकारी दी थी और अब रेलवे का फैसला भी इस पर आ गया है। बताइए और क्या डिटेल्स है हमारे पास, किन किन क्लास में ये छूट दी जा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, रेल मुसाफिरों के लिए ये राहत की बात है कि जहां रेल मंत्रालय ने फैसला किया है कि एसी सीटिंग अकोमोडेशन वाली जितनी भी ट्रेन है उसके बेसिक किराए में 25% तक की कटौती की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि वंदे भारत ट्रेन, शताब्दी ट्रेन और साथ ही साथ जिन ट्रेन में विस्टाडोम कोचेस लगे हैं या अनुभूति के कोच लगे हैं उनके किराए में ये कटौती की जाएगी। लेकिन शर्त ये होगी कि ऑक्यूपेंसी लेवल यानी कि सीटें अगर खाली जा रही हैं तो ये किराए में कटौती जो बेसिक फेयर होगा उसमें 25% की कटौती की जाएगी। इस फैसले के पीछे की वजह यह थी क्योंकि हाल ही में कुछ वंदे भारत ट्रेन जो कि शॉर्ट डिस्टेंस पे चल रही हैं उनमें लगातार ऑक्यूपेंसी लेवल में गिरावट दर्ज की जा रही थी। मतलब मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं तो इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर या नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन में जो ऑक्यूपेंसी लेवल था वो 30% या 55% के आसपास जून के महीने में दर्ज किया गया था, जिससे रेलवे काफी चिंतित थी कि अगर रेल मुसाफिरों को अपनी तरफ आकर्षित करना है तो किरायों में इस तरीके की कटौती की जाए ताकि लोग रोड के बजाय वंदे भारत या फिर रेल का चुनाव करें। और उसी पर अब ये समीक्षा के बाद फैसला लिया गया है कि बेसिक किराए जो होंगे उसमें 25% तक की कटौती की जाएगी। लेकिन नियम ये भी कहता है कि जिन लोगों ने अभी तक की रेल टिकट बुकिंग कर ली है उनको किसी तरीके का रिफंड नहीं मिलेगा। ये फैसला प्रभावी आज से ही लागू हो जाता है, लेकिन जिन्होंने पहले से टिकट बुकिंग की है उनको किसी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। अब इसमें जो टिकट में रियायत या कटौती की गई है उसमें क्लॉज यही है कि ऑक्यूपेंसी लेवल यानी कि अगर सीटें कम हैं, सीटें खाली जा रही हैं तभी ये अब 25% तक की कटौती की जाएगी। और जो 25% की कटौती होगी इसका पैमाना दरअसल जो कॉम्पिटिटिव ट्रांसपोर्ट मीडियम है उसके आधार पर रखा जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर रेल मंत्रालय ने लिया है और ये फौरी तौर पर लागू भी हो गया है। और ये जरूर उन रूट पे जहां पर ट्रेनें चल रही हैं, सीटें खाली हैं और वहां पर इन किराए की कटौती का फायदा रेल मुसाफिर उठा सकते हैं। जी बिल्कुल समीर, बहुत ज़रूरी जानकारी और जानकारी हम तक आप पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर ये मोहर लगती हुई और ट्रेन फेयर्स के जो बेसिक रेट है उनमें कटौती की खबर इस वक्त आती हुई। हालांकि ये बात भी समीर ने क्लियर कर दी है कि जिन्होंने ऑलरेडी टिकट्स बुक की हैं उन्हें किसी तरह का रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फैसला जो है वो आज से प्रभावी हो रहा है, तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू होता दिखेगा। इसीलिए यहाँ से जो टिकट बुकिंग होगी इसमें ये चेंजेस जो हैं वो लागू होते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार का रुख करते हैं। घरेलू बाजार में शुक्रवार के सेशन में नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले, लेकिन ऊपरी स्तरों से बाजार दिन के दौरान हल्का भी हुआ। निफ्टी ने हमने देखा शुक्रवार के सेशन में 19,523 तो सेंसेक्स ने 65,280 के नए हाई बनाए, लेकिन कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से दोपहर के बाद मुनाफा वसूली बढ़ी और सेंसेक्स आखिरकार 500 अंकों की गिरावट के साथ 65,280 पर, वहीं निफ्टी 165 अंकों की गिरावट के साथ 19,332 पर बंद हुआ। कल दिग्गजों में अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल में 2.5 से 3% की गिरावट दिखी। वहीं टाटा मोटर्स कल करीब 4% की मजबूती के साथ बंद हुआ।
बाजार के दिन भर का एक्शन तो हमने समझा, लेकिन चलिए बाजार के दिग्गज का बाजार की स्थिति और ग्रोथ पर क्या मानना है, इस पर भी एक बार रुक करते हैं। आनंद राठी के चेयरमैन आनंद राठी ने हमसे खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार पर आगामी चुनाव का असर दिखेगा। उन्होंने कहा दरों में अब यहां से बढ़ोतरी की गुंजाइश कम है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आनंद राठी जी। सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि भारत जो है बाकी देशों के मुकाबले कई फ्रंट पे आगे हैं, तो क्या चीजें हैं जो भारत को बाकी देशों के मुकाबले अलग बना रही है, जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में देख रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें जो भारत की, सबसे पहले तो यहाँ का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, यंग पॉपुलेशन, दैट्स ए बिग एडवांटेज। दूसरा, भारत में जो आईटी की और एजुकेशन की जो है वो कॉम्पिटेंस लेवल्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा, नेचुरल रिसोर्सेज भी इंडिया में है और बड़ा मार्केट होने के कारण भारत की प्रगति अगले 10 सालों में बड़ी बढ़िया रहेगी। मेरा मानना है कि अगले 10 वर्ष जो है भारत के लिए गोल्डन ईयर्स रहेंगे। सर, शेयर बाजार की बात करें आपने तो हर तरह की स्थिति देखी है शेयर बाजार के अंदर, और अभी हम लाइफ टाइम हाई पे है, तो यहाँ से कितना और मोमेंटम दिखता है या आपको लगता है कि अभी एक करेक्शन के नियर है? देखिए, इस मार्केट के बारे में शॉर्ट टर्म में क्या होगा या किसी के लिए कहना मुश्किल है, और मेरा मानना है कि जो आदमी यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करे उसको शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म में करना चाहिए। अगर 3 साल से 5 साल का पैसा है इस मार्केट में, आप किसी दिन लगा दीजिए, आपको तकलीफ नहीं होगी। बेटर ये कि आप रेगुलर वे में, जैसे SIP की तरह होता है, हर महीने जैसे आपकी फंड्स अवेलेबिलिटी है, हर महीने लगाते रहिए। ज़्यादा मार्केट की परवाह नहीं करनी चाहिए। मार्केट जब तेजी से बढ़ता है तो वैल्यूएशन हाई लगते हैं, परंतु देखिए, करेक्शन तो हर वर्ष मार्केट का टॉप और बॉटम में 10 से 15% का फर्क रहता है। अच्छा, तो ये उतार चढ़ाव तो हमेशा रहेगा। तो सर, आपने वैल्यूएशन की बात करी, तो क्या अभी के स्तर पे कुछ वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं? अगर लग रहे हैं तो कौन से थीम्स है, कौन से सेक्टर से जहां पर आपको लग रहा है कि अभी वैल्यूएशन महंगे हैं? भाई, मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यूएशन जो है सस्ते भी नहीं है, महंगे भी नहीं है, अभी रीजनेबल लेवल पे है। अपने पास जो एवरेज रही वैल्यूएशन उसके आसपास है। जब कोई मान लो ऐसी कोई घटना होती है तो उसके कारण मार्केट नीचे आता है, तो ठीक है, उसके लिए आदमी को ज़्यादा, जो मेरा मानना है, कंटिन्यूस अगर इन्वेस्टमेंट करे तो प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक सेक्टर का सवाल है, देखिए, यहाँ आज बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, ऑटोमोबाइल में फिर से तेजी आ रही है, फार्मा सेक्टर जो दबा हुआ था वो अच्छा करने वाला है, FMCG सेक्टर क्योंकि डिमांड बहुत है, कैपिटल गुड्स, अभी इन्वेस्टमेंट का साइकिल चालू हो गया तो कैपिटल गुड्स अच्छा रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सीमेंट, स्टील जो भी है, बेसिक इंडस्ट्री, बाय एंड लार्ज मुझे लगता है हर इंडस्ट्री में अच्छा रहेगा, पर जो मैंने सेक्टर बताए उनमें मार्केट के एंगल से बेटर है। और सर, अगर हम चैलेंजेस की बात करें मार्केट पे, इकोनॉमी पे, तो डोमेस्टिक फ्रंट पे रहेगी या इंटरनेशनल फ्रंट पे, और किस तरह के चैलेंजेस आपको लगता है नियर फ्यूचर में जहां पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ला सकते हैं, जो कोशिश रहने की जरूरत है? देखिए, ज़्यादा इम्पैक्ट इंटरनेशनल का अभी ज़्यादा है। इंडिया की स्थिति ज़्यादा अच्छी है, मजबूत है, ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, और यहाँ इंडिया में जो है क्या इवेंट्स आती है, पॉलिटिकल इवेंट्स, वो उसका असर आता है, परंतु वो असर शॉर्ट टाइम रहता है। ओके, कोई भी एक इलेक्शन का रिजल्ट किस तरह का आया उसके ऊपर मार्केट एक बार बिहेव करते हैं। जहाँ तक जैसे पहले इंटरेस्ट रेट्स का वगैरह ख्याल था, बाय एंड लार्ज इंडिया की इंटरेस्ट रेट लगता है कि भाई ऊपर जाने की अभी कोई आशंका नहीं है, तो इसलिए इंडिया स्थिति ज़्यादा नॉर्मल है। हाँ, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल, आज यूक्रेन और रशिया का क्या होगा किसी को पता नहीं, तो ये एक अनथिंकेबल, कल ने मान लो युद्ध हो जाए तो उसका गलत वो असर आएगा सारे वर्ल्ड पे। और सर, आपने कहा कि हमारे मार्केट है आजकल पॉलिटिकल स्थिति को भी देखते हैं, तो उसको देखते हुए अभी क्या जो मार्केट देख रहे हैं, जो विधानसभा इलेक्शन है 5 राज्यों के ईयर एंड में या फिर अगले साल के 2024 के इलेक्शन? देखिए, हर इलेक्शन का इफेक्ट होता है, नेचुरली सेंट्रल इलेक्शन का ज़्यादा इफेक्ट होता है, स्टेट इलेक्शन का इतना नहीं होता है, परंतु असर तो हर इलेक्शन का होता है। उससे पहले आपको लगता है कि उन सब चीज़ों को देखते हुए अगला जो 1 साल है उसमें रिफॉर्मिस्टिक चीज़ें ज़्यादा होगी, जो मार्केट शायद उतना पसंद करे या नहीं करे? देखिए, रिफॉर्म्स तो जैसे जैसे पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, तो हर सरकार को रहने के लिए ज़रूरी है कि वो रिफॉर्म्स करे और आगे बढ़ाए। जो सरकार डिलीवर नहीं करेगी वो सरकार वापस चुन के नहीं आएगी, ये बात तो सत्य है। तो इसलिए मुझे लगता है इतरोत्तर रिफॉर्म्स की तेजी बढ़ेगी। पिछले 10 साल में कितने रिफॉर्म्स आए और बड़े फार रीचिंग रिफॉर्म्स आए इंडिया में, जिसका इंडिया को सालों साल उसका फायदा मिलेगा।
तो रिफॉर्म्स होते रहेंगे। हर सरकार आएगी वो कोशिश करेगी कि भाई जनता के लिए और अच्छा कैसे कर सके। और चलिए अब बात करते हैं एक नई लिस्टिंग की। जी हां, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आइडिया फोर्ज की ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स, कंपनी से जुड़ी सारी डिटेल्स और उनके काम से जुड़ी सारी डिटेल्स की खबर लेकर हमारे सहयोगी शरद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, ड्रोन का काम है लेकिन रॉकेट वाली लिस्टिंग आइडिया फोर्ज, डिटेल्स क्या है हमारे पास? जी बिल्कुल, आइडिया फोर्ज की तो शानदार लिस्टिंग देखने मिली है और आप बोर्सेज में एनएससी में देखा जाए तो 1300 पे लिस्ट हुई है और बीएससी में 1305 रुपए में, यानी कि जो लिस्टिंग गेंस आई है वो लगभग 94% का गेंस देखने मिला निवेशकों को। जो आईपीओ प्राइस था उसके बारे में बात करें तो लगभग 672 रुपीज़ प्रति शेयर का देखने मिला था। लेकिन आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं, नवंबर 2021 से ये सबसे बड़ी और अच्छी लिस्टिंग देखने मिली है। और अगर सब्सक्रिप्शन नंबर्स की बात करें तो लगभग 107 गुना जो है सब्सक्राइब हुआ है। अब ये सब्सक्रिप्शन नंबर कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूँ। 2022 से जो है आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ा सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कंपनी की थोड़ी डिटेल्स बता देते हैं। ये ऑफकोर्स ड्रोन कंपनी है और ये ड्रोन के कारोबार में आती है। लगभग 50% मार्केट शेयर जो है इनका जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स में देखने मिलता है। और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग की जो डुअल यूज़ होती है उसका 7th लार्जेस्ट बड़ा प्लेयर जो है देखने मिलेगा। अब डुअल यूज़ की बात करें तो वो एग्रीकल्चर भी होता है और आपके डिफेंस में भी देखने मिलता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्फोसिस में लगभग 4% स्टेक जो है वो अभी होल्ड कर रहे हैं और इनका जो 70% का जो ओवरऑल रेवेन्यूज़ है डिफेंस सेगमेंट्स में आता है, जहाँ की ऑर्डर बुक लगभग आप कह सकते हैं 200 करोड़ तक की है। तो ये तो बात हुई कंपनी की और कंपनी की शानदार लिस्टिंग की, लेकिन वैल्यूएशंस क्या कहते हैं उस पे हम फोकस करते हैं। तो आज फॉरवर्ड लुकिंग वैल्यूएशंस लिस्टिंग के बाद आइडिया फोर्ज का महंगा होकर 56 टाइम्स पी रेशियो पे आता है। वही अगर आप एमटार टेक की बात करें, डेटा पैटर्न्स या एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे स्टॉक्स, यहाँ पे भी वैल्यूएशन थोड़े हायर लेवल पे, और डेटा पैटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 59 टाइम्स देखने मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो है बाजार के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है प्राइमरी मार्केट्स में, और आइडिया फोर्ज की आईपीओ जो है शानदार लिस्टिंग देखने मिली है। एब्सोल्युटली, तो शानदार लिस्टिंग, प्राइमरी मार्केट्स में ज़बरदस्त रिस्पांस, 94% प्रीमियम पर आइडिया फोर्ज की लिस्टिंग। आपको बता दें नवंबर 2021 के बाद सबसे अच्छी लिस्टिंग पहली दफ़ा हुई है किसी कंपनी की, और वो है आइडिया फोर्ज जो कि एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाजार में जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में, जो हम लगातार चाहे फिर हैवी वेट्स हो, बड़े इंडेक्सेस हो, ब्रॉडर मार्केट्स हो, वहाँ पर तेज़ी देख रहे हैं। रिटेल पार्टिसिपेंट्स का लगातार भरोसा और साथ ही इंटरेस्ट भी बाजार पर बढ़ा है। और डेटा ये कहते हैं क्योंकि जून महीने में बम्पर डीमैट अकाउंट की ओपनिंग हुई है, करीब 23,60,000 नए डीमैट अकाउंट्स खुले हैं सिर्फ और सिर्फ जून महीने में। चलिए ज़्यादा इस डेटा को ज़्यादा डीप डाइव कर समझते हैं और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स शरद के पास ही है, तो शरद सही जानते हैं। बताइए शरद। जी बिल्कुल, फोकस में रहने वाला है जून महीने के जो डीमैट अकाउंट एडिशंस हुए हैं उस डेटा पे। और याद रखिए लगातार दूसरे महीने स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, इंक्रीमेंटल एडिशन हो रही है डीमैट अकाउंट्स की, 13 मंथ हाई लेवल्स पे आई है। अगर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बात करें तो लगभग 12% का इंक्रीज देखने मिला है और ऑलमोस्ट 24 लाख नए डीमैट अकाउंट्स जो है जुड़े हैं। जो एवरेज डेली टर्नओवर होती है कैश सेगमेंट में वो भी जो है 1 ईयर हाई लेवल्स पे आ गया है। और अगर वायदे बाजार की बात करें डेरिवेटिव सेगमेंट में, वहाँ पे एवरेज डेली टर्नओवर दोनों एक्सचेंजेस का वो जो है रिकॉर्ड हाई पे हाई बनाया जा रहा है और 250 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है जून के मंथ में यहाँ पे ट्रेड देखने मिला। अभी इनका इंपॉर्टेंट बात ये होती है इंक्रीमेंटल एडिशंस की कि जो FY23 की एवरेज थी वहाँ पे हर महीने सिर्फ 21 लाख का जो आंकड़ा है इंक्रीमेंटल एडिशन हो रहा था। आप देख रहे हैं लगातार 2 या 3 महीने से जो है एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है और जो एवरेज इंक्रीमेंटल एडिशंस हो रही है डीमैट की उसमें भी स्ट्रेंथ आ रही है। पर सवाल उठता है कि क्यों हो रही है इंक्रीमेंटल एडिशंस। और याद रखिए लगातार दूसरे महीने जो है बाजार जो अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स को जो है टच कर रहा है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो मैक्रोस है, जो आपके ग्लोबल डेटा और अगर भारत के डेटा की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। हाल ही में PMI इंडेक्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है और कमेंट्री भी आगे आ रही है कि भारत में जो है इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल रहेगा और कम हो सकता है। हालांकि ग्लोबली देखा जाए तो अभी भी इन्फ्लेशन और रेट हाइक की जो है बात चल रही है। इसके अलावा स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस भी हुई है निफ्टी इंडेक्स में। और जो IPO मार्केट है
वहाँ पे बहुत अच्छी एक्टिविटी लगातार दूसरे मंथ देखने मिल रही है। जून के महीने में 5 मेन बोर्ड IPO आए थे, जिसमें से लगभग 2500 करोड़ जो है रेज किए गए हैं। तो ओवरऑल जो है बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स जो है बाजार में देखने मिल रही है। लेकिन याद रखिए कि ये भी एक टाइप से जो है कॉज ऑफ कंसर्न जो है कुछ दिग्गज इन्वेस्टर्स ने भी बताए हैं। बिल्कुल शायद, शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GST काउंसिल की अगली बैठक की। 11 जुलाई को GST काउंसिल की अगली बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कुछ प्रोडक्ट्स के GST को लेकर चर्चा होने वाली है। साथ ही ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट पर भी GST काउंसिल चर्चा कर सकती है। कौन से ये प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही इस बैठक का एजेंडा क्या है, इसे विस्तार से बता रहे हैं हमारे सहयोगी। एक्सक्लूसिव डिटेल्स देकर प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। बताइए प्रकाश। देखिए 11 जुलाई को GST काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से GST काउंसिल की फिटमेंट कमेटी ने तमाम ऐसी सिफारिशें की हैं जो कि एजेंडे के तौर पर GST काउंसिल की अगली बैठक में शामिल रह सकता है। हमने अपने दर्शकों को इसकी जानकारी पहले भी दी है, लेकिन फिटमेंट कमेटी ने अब औपचारिक रूप से GST काउंसिल के सामने इसकी सिफारिश की है। सूत्र में बता रहे हैं कि कई अहम क्लैरिफिकेशन जो है GST काउंसिल जो है वो जारी कर सकता है, जो कि टैक्स लायबिलिटी से संबंधित है GST के अंदर कई प्रोडक्ट्स के ऊपर। उदाहरण के तौर पे रॉ कॉटन है, पान मसाला है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि रॉ कॉटन जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बेचे जा रहे हैं किसानों के द्वारा, उस पर 5% GST जो है वो लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप ACV और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की बात करें, उसमें कितना सेस लगेगा, उससे संबंधित एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जो है उस पर चर्चा होगी, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा ताकि जो 22% सेस है जो कि 28% GST से ऊपर है, वो कैटेगरी के हिसाब से इस कैटेगरी के जो व्हीकल्स हैं उस पर चार्ज किया जाए। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो के ऊपर जो GOM की रिपोर्ट है वो भी एजेंडे में शामिल है, जिस पर काउंसिल चर्चा करेगी। साथ ही साथ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं जो कि पिछली बैठक में एजेंडे के तौर पर शामिल थे, उस पर फैसला नहीं हुआ था, उस पर भी GST काउंसिल चर्चा कर सकती है। साथ ही साथ GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के गठन के लिए जो नियम है उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ सर्टेन कैंसर ड्रग हैं, उनमें 12% IGST का एग्जेम्पशन देने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिस पर काउंसिल फैसला कर सकती है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो कि एजेंडे के तौर पर शामिल है, वो है सिनेमा हॉल में जो फूड एंड बेवरेजेज बेचे जा रहे हैं उस पर आखिर कितना GST चार्ज किया जाए, इसके मसले पर उसमें GST की काउंसिल की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ सकता है कि इस पर भी 5% ही GST लगेगा, 18% GST नहीं लगेगा। कुछ मल्टीप्लेक्सेस में इस पर 18% GST चार्ज किया जा रहा है, लिहाजा इससे संबंधित क्लैरिफिकेशन भी आ सकता है। बिल्कुल प्रकाश, शुक्रिया ये सारी जानकारी हमें देने के लिए। 11 जुलाई को ये GST काउंसिल की अगली बैठक होने वाली है और बैठक के ठीक बाद भी जो टेकअवेज होंगे, अपडेट्स होंगे, हम वक्त वक्त पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट को उसके पुराने प्रमोटर्स को 380 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। क्या है पूरा मामला और आदेश में क्या कहा गया है, पूरी डिटेल्स जानते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। बताइए समीर। स्पाइस जेट को आज सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल स्पाइस जेट वर्सेस कलानिधि मारन आर्बिट्रेशन मामले में पिछले आदेश में जहां कोर्ट ने कहा था कि 75 करोड़ रुपए का भुगतान स्पाइस जेट को करना है, कलानिधि मारन को, और इस आदेश का अब तक पालन नहीं किया। यही वजह है कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि पूरा आर्बिट्रेशन अमाउंट 380 करोड़ का भुगतान स्पाइस जेट को करना होगा। कलानिधि मारन इस आर्बिट्रेशन मामले में स्पाइस जेट की तरफ से उनका आउटस्टैंडिंग ड्यूज 380 करोड़ है और इसी को लेकर के कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन पिछले 75 करोड़ का भुगतान नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी देते हुए कहा कि ये कमर्शियल मोरालिटी यहाँ पे नजर नहीं आती है स्पाइस जेट की तरफ से, और पिछले आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में अब जो पूरा आर्बिट्रेशन अमाउंट है 380 करोड़ का, वो अब एयरलाइन को कलानिधि मारन को करना होगा। दरअसल कलानिधि मारन जो पूरी लंबी प्रक्रिया चली है उसमें फैसला अधिकतर जो है वो कलानिधि मारन के पक्ष में रहा है। 380 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना है। और इसके साथ ही एक और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि चूंकि ये देखा गया है कि स्पाइस जेट लगातार जो कोर्ट का आदेश है उसका सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, लिहाजा अब जो आदेश दे रहे हैं उसमें किसी तरीके का अतिरिक्त मोहलत स्पाइस जेट एयरलाइन को नहीं मिलेगी, यानी कि किसी तरीके का एक्सटेंशन या एक्स्ट्रा टाइमलाइन इस वक्त स्पाइस जेट एयरलाइन को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर स्पाइस जेट एयरलाइन के लिए मुश्किलें जो हैं वो और गहराती हुई नजर आ रही हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि ये
लग्जरी लिटिगेशन का यहाँ पर मामला नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो स्पाइसजेट एयरलाइन अपनी वित्तीय स्थिति के ठीक नहीं होने की बात करती है, लेकिन कोर्ट में उनके पास एक वकीलों की लंबी फौज नजर आती है। तो लिहाजा ये इस तरीके का लग्जरी लिटिगेशन का फायदा स्पाइसजेट एयरलाइन नहीं उठा सकती है। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब स्पाइसजेट को तय समय में 380 करोड़ का भुगतान यहाँ पर करना होगा और अतिरिक्त मोहलत एयरलाइन को नहीं दी जा सकती है। अब इस मामले में स्पाइसजेट किस तरीके का कदम उठाता आने वाले समय में वो देखने की बात है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि सबसे पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एयरलाइन जारी कर सकता है और उसके बाद आगे की रूपरेखा तय की जा सकती है। जी समीर, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी सोनी मर्जर से जुड़ी डिटेल्स को लेकर। सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ पुनीत गोयनका की अपील पर सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। सेबी ने पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा को एक लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर पद लेने पर रोक लगा दी थी, जिस पर यह फैसला आना है। इसके बारे में सारी डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी क्या है हमारे पास? जी हाँ, सिक्योरिटीज़ एपीलेट ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास करने वाला है पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा की अपील पे। ये जो अपील की गई थी वो सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ की गई थी, जिसमें सेबी ने बोला था चूंकि कुछ रॉन्ग डूइंग्स पाई गई हैं, इसलिए सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को डायरेक्टर पोजीशन किसी भी लिस्टेड कंपनी में होल्ड नहीं करनी चाहिए। इस ऑर्डर के खिलाफ दोनों ने सैट का दरवाज़ा खटखटाया था और सैट ने अपना जो ऑर्डर था वो रिजर्व रखा था। दोनों तरफ की दलीलें हुई थी कोर्ट में, जहां पर एक तरफ सेबी की दलील ये थी कि चूंकि यहाँ पे कुछ रॉन्ग डूइंग्स प्राइमा फेसी पाई गई हैं, इसलिए इस तरीके का ऑर्डर पास करना पड़ा। वहीं पुनीत गोयनका के काउंसिल ने बार बार कहा कि जो सेबी के एजम्पशंस हैं वो सिर्फ बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट पर बेस्ड है, इसलिए इस तरीके के जो आदेश है उसकी कोई भी तुक नहीं बनती है। अब देखना ये होगा कि सैट का ऑर्डर एक्चुअली किसकी तरफ फेवर करता है, क्या कोई स्टे मिलता है यहाँ पर पुनीत गोयनका को, क्योंकि इसका असर न सिर्फ इस मैटर पे होगा बल्कि जी सोनी के मर्जर पर भी होगा, जिसकी सेपरेट सुनवाई एनसीएलटी में चल रही है और एनसीएलटी इस मामले को सेकेंड हाफ में सुनने वाला है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सैट का जो भी आदेश आता है, क्योंकि इसका जो बेयरिंग है वो जी सोनी के मर्जर पर जरूर होगी। ठीक है, तो पुनीत गोयनका की अपील पर सोमवार को फैसला आ सकता है और इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और खबर आपके लिए लेकर आए हैं। अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम को मिलाकर इस तिमाही कुल AUM यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट 10 लाख करोड़ के करीब पहुंचने की उम्मीद है। इस पर PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती से खास बातचीत की हमारी सहयोगी अनुराग शाह ने। आइए वो बातचीत आपको सुनाएं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है PFRDA के चेयरमैन दीपक मोहंती सर। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे ये समझना चाहूँगा, जो AUM की बात हो रही थी 10 लाख करोड़ तक का APY और NPS मिला के, तो अब कहाँ तक पहुँच गए हैं और वो 10 लाख करोड़ के कितना करीब है हम? अनुराग, 10 लाख करोड़ का तो बहुत करीब है। अभी चलते हुए अभी 9.8 लाख करोड़ हो गए। सो बहुत जल्द ही ये क्वार्टर ख़त्म होने से पहले हम 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। यस सर। सर, आप बोल रहे हैं कि इस तिमाही के अंत तक हम 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाएंगे। काफ़ी बड़ा आंकड़ा होगा, बड़ा अचीवमेंट होगा पेंशन के क्षेत्र में। तो इसमें सर इक्विटी की भागीदारी कितने % तक है, कितना निवेश जो है वो इक्विटीज़ में हुआ है? देखिए, जैसे कि ये कॉर्पस जैसे इन्वेस्ट होता है, वो तो सब्सक्राइबर जैसे चॉइस लेते हैं उसके हिसाब से हम उसको इन्वेस्ट करते हैं। सो अभी जो है चलते हुए जो हमारा पास 9.8 लाख करोड़ है, उसमें से 1.8 लाख करोड़ इक्विटी में है। वो करीब 17% से थोड़ा ज़्यादा इक्विटी में। जो बैलेंस है वो डेट फंड में है। सो डेट मतलब कि सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स की घोषणा की है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसके लिए कंपनियों से बोलियां भी मंगाई हैं। कंपनियां 5 सितंबर तक बोलियां जमा करा सकती हैं। इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव्स की घोषणा की है और अब इस योजना की औपचारिक शुरुआत जो है वो कर दी गई है। सरकार ने कंपनियों की तरफ से बिड इनवाइट किए हैं। Attention